हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं। आज जिस कंपोनेंट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है क्वांट। और क्वांट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 18 होगा। और यहाँ पे देखो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं जो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज को बड़े ध्यान से फॉलो करिएगा। जो क्वांट का लेक्चर है वो हर संडे आपको 4 बजे मिलता है, संडे 4 PM पे। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े। और इससे पिछले 17 लेक्चर, 17 पार्ट देखने के लिए आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाइए। वहां पे आपको इसी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें बाकी के लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक और खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग टू आवर यूपीएससी ईपीएफओ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस तो मिलेगा ही, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और उस गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड करें। ठीक है जी, चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं इसको बेसिक से समझाने लगूंगा तो पूरे 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे इसमें। ठीक है, बट हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, तो एमसीक्यूज के थ्रू करते हैं। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन छोटी छोटी 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, जो यहाँ पे बार बार यूज होगी। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? जैसे हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से पहले के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने लिखा 10 फैक्टोरियल तो 10 × 9 × 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 ठीक है भाई, तो इससे पहले के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको, ये एक चीज ये भी ध्यान रखिए, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल क्या होगा? 1। दूसरा, यहाँ पे दो वर्ड आपने देखे होंगे, एक है परमुटेशन, ठीक है, और दूसरा है कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का यूज कहाँ किया जाता है? देखो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये मत सोचो कि बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। और जैसे क्वेश्चन जितने भी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर है वो मैंने सारे लिए हैं यहाँ। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो बताऊंगा वो काम का ही होगा। परमुटेशन का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी डाटा को अरेंज करना हो। और कॉम्बिनेशन का मतलब का यूज कब करते हैं? जब किसी में से कुछ डाटा सेलेक्ट करना हो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है एन पी आर, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज एन सी आर, यानी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे पी का मतलब है परमुटेशन। ठीक है, पी का मतलब क्या है? परमुटेशन। यहाँ सी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अलावा एन का मतलब है टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट। और आर का मतलब है फेवरेबल एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट उसे चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये 5 लोग हैं, A B C D और E। ठीक है, इन 5 में से कोई भी एनी टू सेलेक्ट करने हैं, एनी टू सेलेक्ट करने हैं। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो दैट मीन्स ये होगा कि टोटल 5 पर्सन है तो 5C2, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, नीचे होगा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 3 से 3 2 कैंसिल, ये 2 से गया 2, तो सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10। तो ऐसे करके आपको इनको यूज करना है। इस टर्म को सरलता से सोल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 5 को सिर्फ 2 टर्म तक खोल दो, 5 × 4, और नीचे ये 2 फैक्टोरियल, 2 से गया 2, और इजी हो गया। ये वाला पार्ट हमेशा कट जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो समझ पाए। जैसे हमें 10C3 को सोल्व करना है, तो 10 × 9 × 8, सिर्फ 3 टर्म्स तक खोल दो, और नीचे ये 3 फैक्टोरियल। बाकी जो 7 फैक्टोरियल, 10 - 3 7 फैक्टोरियल अपने आप कट गया वो। तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो ये परमुटेशन है।
दूसरा ये ध्यान रखना NCN, जब सारे में से सारे सेलेक्ट करने हो तो एक ही कॉम्बिनेशन होता है, और जब सारों में से कोई भी सेलेक्ट ना करना हो तब भी एक ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मोटा मोटा बहुत बेसिक पार्ट है। उसके बाद दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये इसका मतलब है, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, इस ई का मतलब है फेवरेबल इवेंट जो भी आपको चाहिए, और एस का मतलब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती है। जैसे एक कोइन आप टॉस कर रहे हो, तो एक कोइन टॉस करोगे तो हेड आ सकता है या टेल, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हुआ, दो। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मुझे हेड चाहिए, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की जो, किसी भी एक्सपेरिमेंट की सॉरी, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 - उसके होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फिर परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। परमुटेशन का ये फॉर्मूला होगा, कॉम्बिनेशन का ये होगा। NCN 1 होता है, NC0 1 होता है। जब सारों में से सारे सेलेक्ट हो तो एक कॉम्बिनेशन, सारों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना तो भी एक कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा आसानी से सोल्व करने का तरीका ये है कि 5 को 2 टर्म्स तक ही खोल लो, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर हमने अगली बात करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। एस का मतलब सैंपल स्पेस, ई का मतलब फेवरेबल एलिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 - उसके होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है जी, बात समझ पाए, कर सकते हैं आराम से। तो इतनी सी कहानी बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है ये मत सोचो कि मैंने कुछ ऐसा तूफानी बता दिया आपको, नहीं। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ हम सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करते हैं, वो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं ईपीएफओ के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सो दैट आपको एक आइडिया भी आ जाए यार एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। ये देखो, ईपीएफओ एपीएफसी 2002 में पूछा था क्या, two dice are thrown simultaneously. The probability that the product of the two numbers on the dice is an even number. ठीक है, दो डाइस हैं, ये डाइस है। ठीक है भाई, डाइस 1, ये डाइस 2। अब डाइस 1 से अगर 1 आया तो इधर से प्रोडक्ट देखनी है ना, इधर से जब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तभी तो प्रोडक्ट इवन बनेगी। मतलब 3 केसेज में ऐसा होगा। ठीक है, कितने केसेज में होगा, 3 केसेज में। जब डाइस 1 से, भाई डाइस में क्या होता है, यही तो होती है एक डाइस। ठीक है, डाइस के टोटल 6 फेजिज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। तो जब पहली डाई थ्रो करी हमने और उससे हमेशा 1 आया, लेकिन दूसरी डाइस से सारे नंबर चेंज होके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोडक्ट इवन तभी होगी जब यहाँ से इवन नंबर आएगा। जब पहली डाइस से इवन नंबर आया 2, तो यहां से जो मर्जी आ जाए, 1 2 3 4 5 6, हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि इवन की प्रोडक्ट चाहे ओड से कर लो चाहे इवन से, हमेशा इवन ही होती है। तो यहाँ से 6 केस हुए। फिर जब डाइस 1 से 3 आया, तो यहाँ से इवन ही चाहिए मुझे, तभी आ पाएगा। ये ध्यान रखना, ओड इंटू इवन, ये इवन होगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ इवन है तो यहाँ फिर ओड आ जाए चाहे इवन आ जाए, तो वो इवन ही होगा। इस केस में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इवन की जो किसी से मल्टीप्लाई कर लो मतलब तो एक ही है, बट इस केस की बात कर रहा हूं मैं, कि जब इवन नंबर आएंगे तो 3 केसेज बनेंगे, सॉरी ओड नंबर। जब इवन नंबर आएंगे तो 6 केसेज बनेंगे। ठीक है, फिर 6 केस, अगेन फिर ओड नंबर आया 5, तो सिर्फ 3 ही केस बनेंगे। ठीक है, अगेन जब 6 आया इवन नंबर, तो 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने केसेस बन गए, 3 + 6 9, 9 9 27। तो 27 probability of any experiment, that is number of favorable event, number of sample space। तो फेवरेबल कितने हुए, 27, और टोटल जब दो डाइस थ्रो होगी तो 6 की पावर 2 36 बनेगा टोटल केस।
तो डिवाइड बाय 36, तो 9 से गया 3, 9 से गया 4, तो राइट आंसर इज 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2004 के पेपर में पूछा गया। ठीक है। ए लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड आसाम। आप भी ट्राई करो ना। ठीक है, आप भी ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। एंड ए लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड नागालैंड। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि एक लेटर यहां से लिया गया, एक लेटर यहां से लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू लेटर्स आर द सेम, कि दोनों लेटर सेम है। ठीक है, अब यहां देखो, ए जो लेटर है वो 2 बार आया, एस लेटर कितनी बार आया, 2 बार, और एम लेटर आया 1 बार। यहां से देखोगे तो एन लेटर कितनी बार आया, 2 बार, ए लेटर कितनी बार आया, 3 बार, जी लेटर 1 बार, एल लेटर 1 बार, डी लेटर 1 बार। 2 3 5 8 ही लेटर है इसमें। ठीक है। अब सेम क्या है इनमें, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ए और सिर्फ ए। तो यहां से जब ए लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5, क्योंकि टू 2 बार आया ए और टोटल 5 लेटर है। यहां से ए जब लेंगे तो 3/8। तो या तो पहले वाला ए एंड दूसरे वाला ए। ये ध्यान रखना, जब भी एंड लेना हो ना तो मल्टीप्लाई होगा, जब भी और लेना हो तो प्लस का साइन। तो ये 2 से कटेगा 4, तो 3/20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट। ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक है, बिना ट्राई बिना कोशिश का नहीं होगा। मैंने तो यहाँ एक हिंट दे दिया आपको, एक ऐसी क्लास दे दी कि इससे बाहर ना उसने पूछा और आगे शायद ही पूछे। इससे आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, बट भगवान तो कोई नहीं है मैं बोल दूं कि ये आखिरी शब्द है मेरे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यूपीएससी है भाई। देखो क्या है, ईपीएफओ एपीएफसी 2004। ए सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन। ठीक है, एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब बनता है, दो पैरेलल लाइन इस तरीके से। पैरेललोग्राम तो तभी बनेगा ना भाई। ठीक है, पैरेलल लाइंस, यहाँ अगर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो एक 5 लाइन है और दूसरी 4 लाइन है भाई, तो 5 में से कोई भी दो लेंगे। ठीक है, इनटू 4 में से कोई भी दो लेंगे, तभी तो पैरेललोग्राम बनेंगे भाई। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म्ड, ये देखो 5c2 इंटू 4c2। तो ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी पैरेललोग्राम बनाना हो। तो 5c2 का मतलब क्या, 5 को दो टर्म्स तक खोल दो, और 4c2 का मतलब 4 को दो टर्म्स तक खोल दो। दो दूनी 4, तो पांचों के 20 दिया 60। तो जो टोटल पैरेललोग्राम बनेंगे दैट इज 60। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड, इट इज 60। क्लियर है भाई? बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ईपीएफओ एपीएफसी में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। एट द कंक्लूजन ऑफ ए पार्टी ए टोटल नंबर ऑफ 28 हैंडशेक्स वाज एक्सचेंज्ड। Every person in the party shook hand with every other person who attended the party. तो what was the total number of person who attended the party? तो total number of person कितने होंगे जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया। देखो ऐसे हमेशा ये ध्यान रखना, ये होता है NC2। ठीक है, एन क्या, जितने टोटल ऑफ पर्सन है वहां, और C2 क्यों किया है, क्योंकि दो लोग जब हाथ मिलाएंगे तभी तो एक हैंड से काउंट होगा ना। तो इसको देखो हमेशा क्या करेंगे, NC2 का मतलब ये n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे n को दो टर्म्स तक खोलेंगे, डिवाइड बाई टू, ये आगे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। ठीक है, अब n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, टोटल हैंडशेक हुए यहाँ 28, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एन माइनस वन दैट इज 56। ये कब पॉसिबल है, जब n 8 होगा। अगर n 8 होगा तो 8 माइनस वन 7, तो 8 इंटू 7 56। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे वहां, 8। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसको बाद में आप ऑप्शन डाल के भी पुट कर सकते हो, यहाँ 8 रखा मैंने, सेटिस्फाई कर गया, चलो। अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो मुश्किल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2004। क्या है, अमित हैज 7 फ्रेंड्स
होम ही विशेस टू इनवाइट टू ए डिनर, 7 फ्रेंड है जिनको वो डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है. आउट ऑफ हिज 7 फ्रेंड वन और मोर में एक्सेप्ट द इनविटेशन, एक या एक से ज्यादा इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अमित 7 फ्रेंड अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी. अब देखो टोटल कितने वेज में हो सकता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, भाई एक भी कर सकता है, दो भी, तीन भी, चार, पाँच, छः, सात. तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं, 2 की पावर 7. तो 2 की पावर 7 क्या है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128. बट हो सकता है कि मना कर दे, मना करने वाला एक ही केस होगा ना, NC0 कि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो 1. तो टोटल 128, मना करने का तो एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 127 तरीके से वो अटेंड करेंगे. ठीक है, मना करने का तो एक ही केस होगा ना, मैंने बताया भी था NC0 क्या होता है, 1. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. अब मे भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो 2004 21 साल पहले पेपर हुआ था, तब का लेवल और आज का लेवल डिफरेंट होगा. सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 2023 में कैसा आया वो भी करूंगा, और आगे कैसा आ सकता है वो भी करूंगा, टेंशन मत लो. ए पर्सन एंड हिज वाइफ appear in an interview for the two vacancies of a post. The probability of the selection of the husband and that of the wife is this. husband की select होने की probability है 1/7 और wife के select होने की है 1/5. तो what is the probability that only one of them will be selected, कि दोनों में से एक ही select हो. तो भैया क्या बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि husband तो select हो गया and wife select नहीं हुई, ऐसा हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ बट एंड सॉरी एंड वाइफ सेलेक्ट होगी भाई. या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा वाइफ नहीं होगी, या फिर क्या होगा, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा और वाइफ होगी. यही दो केस बनेंगे. अब हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की क्या होगी, 1 - 1/7 यानी 6/7. वाइफ के सेलेक्ट होने की 1/5 है, तो वाइफ के सेलेक्ट ना होने की 1 - 1/5 यानी 4/5. ठीक है भाई. तो अब हस्बैंड सेलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, और वाइफ नहीं होगी उसकी है 4/5. और का मतलब प्लस, हस्बैंड नहीं होगा इसकी है 6/7 और वाइफ सेलेक्ट होगी इसकी है 1/5. तो ये 4/35 और ये 6/35. तो 4 + 6 10, 10/35. तो 5 से गया 2/7. तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट, सारी चीजें पूछी हुई हैं, ये देखो अब आ जाओ. ईपीएफओ एपीएफसी 2023 2023, यानी चीजें वहां से यहां तक आ गई है. कैसे पूछा देखो क्या है. सपोज दैट एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल दैट टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इवन, कि ये इवन हो. पहले तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखूं तो क्या होगा, टोटल 6 में से कोई भी दो, कोई भी दो ही होगा ना, एक्स और वाई तो दो ही है भाई. तो 6C2, तो 6C2 का मतलब 6 × 5 डिवाइड बाय 2. तो 2 से गया 3, तो ये कितना हो गया 15. अब एक्स और वाई ये इवन कब हो सकता है, ये बात ध्यान रखो. जब भी ये इवन एक ही केस में होगा, जब एक्स और वाई दोनों इवन हो. समझ रहे हो, एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, ये तभी इवन आएगी वो प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं आएगी. अगर आपको ये है कि सर नहीं एक ओड लेके देख लो, एक्स की वैल्यू मैंने 3 ले ली, वाई की मैंने 2 ले ली. देखो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स 3 × 2 +3 + 2, तो 6 + 2 8 + 3 11, ओड आ गया. ये तभी आएगा जब एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 2 4 6 में से कुछ भी हो. तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 4 6. तो 3 फेवरेबल इवेंट हो सकते हैं, और डिवाइड बाय 15, तो 3/15 इज 1/5. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अगर पूरा कॉम्बिनेशन बना के करना है तो कॉम्बिनेशन बना के कर लो, आपकी मर्जी है. मतलब पूरे ऐसे कि x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, ऐसे करके. फिर यहाँ भी ये 15 की बजाय पूरे 30 केस बनाओगे, आंसर सेम ही आएगा हमेशा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. अब ये लेवल है, ये ईपीएफओ ईओईओ 2023 का पेपर है. अब प्रैक्टिकल सवाल आने लगे हैं, तो ये अभी जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल टाइप के ही होंगे. देखो क्या कह रहा है.
If there are enough coin of denomination ₹1, ₹2 and ₹5, then in how many ways can one pay ₹10? 10 रुपए पे करने हैं और 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के दुनिया भर के सिक्के पड़े हैं, तो कितने तरीके से पेमेंट कर सकता है? ₹1, ₹2, ₹5। ठीक है, तो ऐसे केसों में हमेशा क्या करनी है आपको? पोजीशन फिक्स करनी है। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ये पोजीशन फिक्स क्या होती है? सबसे बड़ा नोट उठा लो कि मान लीजिए ये नोट मेरे पास एक भी नहीं है, 5 का नोट मेरे पास है ही नहीं, और 2 रुपए का नोट भी मेरे पास एक भी नहीं है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 10। ये पोजीशन फिक्स है, 5 का नोट एक भी नहीं है मेरे पास। अब 2 रुपए का अगर मेरे पास एक सिक्का हो तो 8 रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 8 सिक्के। यहां मेरे पास एक भी नोट नहीं है, अगर इसके 2 सिक्के हैं तो इसके 6, अगर इसका एक भी नहीं है, इसके 3 सिक्के हैं तो इसके 4, इसका एक भी नहीं है, इसके 4 सिक्के हैं तो इसके 2, और इसका एक भी नहीं है, इसके 5 सिक्के हो तो इसका एक भी नहीं देना पड़ेगा, होगी 10 रुपीज पेमेंट। तो एक केस तो ये, जब हमने पोजीशन फिक्स कर दी 5 के नोट की 0, तो ये टोटल कितने केस बने? 6। अब 5 के नोट की पोजीशन होगी 1, कि 5 का एक नोट है मेरे पास। अगर 5 का एक सिक्का है मेरे पास और 2 रुपए का एक भी सिक्का नहीं है, तो 1 रुपए के 5 देने पड़ेंगे। अगर ये एक ही है और ये एक है तो 5 + 2 7, तो ये 3। अगर ये एक है, ये 2 है, 5 और 4 9, ये 1, बस और बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास? बोलो भाई, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास? एक एक केस और बन सकता है क्या? एक केस 0 1 0 5, 1 1 3, 1 3 तो हो ही नहीं सकते, नहीं। अब 5 का अगर मेरे पास दो दो सिक्के हैं, ये 3 केस बने। अगर 5 के मेरे पास 2 सिक्के हैं और मेरे पास 2 रुपीज का एक भी कॉइन नहीं है, और 1 रुपीज के कितने देने पड़ेंगे? एक भी नहीं है। ठीक है, 5 रुपीज के 2 सिक्के हैं, तो फिर 2 का और 1 की जरूरत ही नहीं है हमें, तो एक केस ये बनेगा। तो 6 + 3 9 + 1 10, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ पाए? ये प्रैक्टिकल है, ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको, और आगे काफी क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे। देखो नेक्स्ट, देखो ये ईपीएफओ ईओईओ 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। ए डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन दैट ऑन द सेकंड थ्रो। ये फर्स्ट थ्रो है, थ्रो नंबर 1, और ये थ्रो नंबर 2 है, कि जो पहले पे है वो दूसरे से लेस नहीं होना चाहिए, नॉट लेस। अब मान लीजिए दूसरे थ्रो से 1 आया और पहले थ्रो से कितना आ सकता है? 1। द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन ऑन द सेकंड थ्रो। भैया नॉट लेस, नॉट लेस का मतलब है इक्वल तो हो सकता है ना, कि थ्रो नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, या सॉरी ये ले लो, उल्टा कर दिया हमने। द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन ऑन द सेकंड थ्रो। चलो उल्टा ले लिया हमने, इधर ऐसे थ्रो 2 थ्रो 1 ऐसे ले लेते हैं, तो थ्रो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रो 2 होगा, लेस नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। अब थ्रो 2 से 1 आया तो थ्रो 1 से 1, थ्रो 2 से अगर 2 आया, हम उल्टा तो नहीं कर रहे हैं ना, एक सेकंड में कंफ्यूज हो रहा हूं। द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग इन द फर्स्ट थ्रो पे छोटा नहीं होना चाहिए सेकंड से, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अगर थ्रो 2 से 1 आया तो थ्रो 1 से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। थ्रो 2 से 1 आया तो थ्रो 1 से इससे छोटा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल और बड़ा तो हो सकता है ना, तो कितने केसेस बने? 6। अगर थ्रो 2 से 2 आया तो थ्रो 1 से या तो 2 आए, या 3 या 4 या 5 या 6, तो कितने केसेस बने? 5। अगर थ्रो 2 से 3 आया, थ्रो 1 से इससे छोटा ना आए, तो छोटा तो 1 और 2 है, तो 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, तो कितने केस? 4। अब थ्रो 2 से 4 आया तो यहां से 4 5 और 6, कितने केसेस? 3। यहां से अगर 5 आया तो यहां से 5 और 6 आ सकता है, और यहां से अगर 6 आया तो यहां से भी 6 आ सकता है एक। तो 6 और 5 11, 15, 15 और 3 18, 20 21। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
थोड़ा उल्टा समझ गए थे हम कि थ्रो वन या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा थ्रो टू से। तो थ्रो टू से अगर वन आया तो थ्रो वन से छह केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 का कुछ भी नंबर आ जाए वो हमेशा या तो उससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। थ्रो टू से अगर टू आया तो वो चार पांच केसेस बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्या कह रहा है। ए बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर 5 रेड 7 येलो एंड 6 ग्रीन बॉल है। तो 3 balls आर ड्रॉन रेंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन कंटेन्स बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो डिफरेंट कलर की कब होंगी, जब एक रेड होगी एंड एक येलो होगी एंड एक ग्रीन होगी। भैया तभी तो डिफरेंट कलर की होंगी ना बोल। तो एक रेड किस में से, 5 में से 5 C1, एक येलो किस में से, 7 में से, ग्रीन किस में से, 6 में से, और डिवाइड बाय टोटल 7 + 5 12 + 6 18। तो 18C3। ठीक है, तो 18C3। अब देखो 5 × 7 × 6, 18C3 को कैसे सोल्व करोगे, 18 × 17 × 16। और जो ये C3 है ऊपर चला गया 3 × 2 × 1, तो 6 से और 3 से गया 18। ठीक है, फिर ये 2 से गया 8, तो ऊपर बच गया 35, नीचे 17 8 जा 36, तो 35/136। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो पॉज करके खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करनी है। ए बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। ब्लू नहीं होनी चाहिए, 2 बॉल है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों रेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है और कि दोनों के दोनों ग्रीन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है ना कि एक रेड हो एंड एक ग्रीन हो, 1 रेड एंड 1 ग्रीन। ये हो सकती है। जब दोनों रेड आएंगी तो 2 रेड 2C2, और का मतलब प्लस, जब दोनों ग्रीन आएंगी तो 3C2 प्लस, 1 रेड का मतलब 2C1 एंड 1 ग्रीन का मतलब 3C1, और डिवाइड बाय टोटल 2 + 3 5 + 2 7 तो 2C2 का मतलब 1, 3C2 का मतलब 3 × 2/2, और 2C1 का मतलब 2 × 3 डिवाइड बाय 7C2 का मतलब 7 × 6/2। 2 से 2, 2 3 जा 6 + 3 9 + 1 10, और डिवाइड बाय 2 से गया 3, तो 3 × 7 21, तो 10/21, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A flag has to be designed with 4 horizontal strips using some or all of the colors red, green and yellow। ठीक है, 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप है। ठीक है, अब 3 कलर हैं। ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strip have the same color? 1 2 3 4, 3 कलर है, रेड ग्रीन येलो। अब पहले वाली स्ट्रिप में तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब यहां वाली स्ट्रिप के अंदर तीन में से एक तो यूज हो गया ना भाई, जो दो बचेंगे उनमें से कोई एक आ सकता है। फिर यहाँ भी कोई एक तो यहाँ भी यूज हो गया, वो सेम तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट का सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ भी 2C1 और फिर यहाँ भी 2C1। यहाँ तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जब एक यूज हो जाएगा तो बाकी स्ट्रिप के लिए इसके लिए तो दो ही ऑप्शन है। और जब जो एक यहाँ यूज हो जाएगा, जो यहाँ यूज हुआ था वो यहाँ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, तो मतलब हो जो एडजेसेंट है उसका सेम नहीं होना चाहिए। तो 3C1 का मतलब 3, 2C1 का मतलब 2, और ये 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़िया लेक्चर, अच्छी मेहनत लगती है। मतलब 30 35 40 45 मिनट में पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू देना इज नॉट अ इजी टास्क। आपको लगता होगा, ठीक है, मे भी किसी का लेवल ठीक ठाक हो से लगता होगा क्या ही क्वेश्चन है यार। थोड़ा मतलब हम ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जब बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ यही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में
थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ाता हूँ। जब यूपीएससी सीसेट के लिए पढ़ाता हूँ तो डिफरेंट वे से पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ तो डिफरेंट वे से पढ़ा रहा हूँ। हर एग्जाम की अपनी एक नीड होती है, उसी नीड को समझना है आपको। तो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये ईपीएफओ की नीड से है, और समझिए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये आपको लगेगा कि ये नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी का, लेकिन नॉर्मल सा परमुटेशन है। क्या कह रहा है देखो, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रीज entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. तो how many matches are played in the entire tournament? कितने मैच खेले जाएंगे? अब देखो 150 एंट्रेंट्स हैं सबका, एक बार में दो लोगों के बीच में मैच होता है भाई, तो 150 दो लोग खेलेंगे एक मैच, तो 75 मैचेस हो गए। अब यहाँ से एक प्लेयर को हमें बाई देनी पड़ेगी, एक प्लेयर को बाई दे दी कि जो टॉपर है जिसने ज्यादा मार्जिन से जीता, जिसके पॉइंट ज्यादा थे, उसको बाई दे दिया कि तू आगे तीसरे राउंड में पहुंच गया। जो बाकी के 74 थे उनके बीच में फिर मैच करवा दिया, कितने होंगे 37। ठीक है, तो ये थर्ड राउंड में ऑलरेडी, ये अब ये सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जा रहे हैं, तो अब ये तो इनके साथ कंटिस्टेंट होगा भाई, तो 37 प्लस 1, तो अब 38 हो गए, 38/2 19। फिर जो टॉपर था उसको बाई दे दी, एक कंसिस्टेंट को आगे भेज दिया, इंट्रेंट को आगे भेज दिया, तो 18 के बीच में फिर मैच करवा दिया 9। फिर अब तो लड़ना पड़ेगा ना इसे, 9 प्लस 1 अब हो गए 10, 10/2 कितना हो गया 5। फिर एक जो टॉपर था उसको बाई दे दी, चार लोगों के बीच में करवा दिया, 4 दूनी 2। ठीक है, इसको सीधा बोल दिया जैसे आईपीएल में होता है कि जो टॉपर है वो सीधा फाइनल में। अब जो एलिमिनेटर वगैरह देखी है ना अपने आईपीएल, कि ये चार लोग हैं 1 2 3 4, ये फाइनल में, समझ रहे हो ना, ये फाइनल में गया, मतलब इसके पास दो ऑप्शन है। ऐसा मान लो फाइनल में नहीं गया, इन दोनों के बीच में मैच हुआ, ठीक है, जो विनर है वो फाइनल में, जो लूजर है वो अभी उसके पास एक मौका हो रहा है, क्योंकि जो इन दोनों में से जीतेगा वो इन दोनों के बीच में फिर मैच होगा। समझ पा रहे हो ना, हारे हुए को मौका दे देते हैं, यहाँ हम जीते हुए को एक बाई दे रहे हैं बस। अब इन दो लोगों के बीच में फिर मैच हुआ 1, और ये फिर ये लड़ेंगे टोटल 2, तो फाइनल विजेता ऐसे निकल के आएगा। तो टोटल कितने मैच हुए 75 37 99, तो कितना हो गया भाई 75 और 37 112 है, 112 और 19 131 नहीं 140, 140 और 45 47 48 49 149 मैचेस में टूर्नामेंट निपट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये देखो, ये आज का पैटर्न है। देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये पूछेगा ऐसे ही। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन एंड 6 इज ओनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। 25 रन बनाने हैं, सिंगल ले सकता है 4 या 6। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे सवाल आए, ये सिंगल रन, ये 4 रन, ये 6 रन, पोजीशन फिक्स कर लो। कि मान लीजिए उसने 6 एक भी नहीं मारा, और चौका भी उसने एक भी नहीं मारा, तो 25 रन दौड़ के ले जाएगा। उसने 6 एक भी नहीं मारा, 4 एक मारा, तो 21 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे। 6 एक भी नहीं मारा, चौके दो मारे, तो 17 रन दौड़ने पड़ेंगे। 6 एक भी नहीं मारा, 4 3, तो यहाँ पे 13 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे। 6 एक भी नहीं, चौके 4 मारे, तो यहाँ 9 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे। 6 एक भी नहीं, चौके 5 मार दिए, तो यहाँ 5 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे। 6 एक भी नहीं, चौके मार दिए 6, तो 1 रन दौड़ के लेना पड़ेगा बस। तो जब उसने एक भी छक्का नहीं मारा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेज बन गए। अब उसने 6 एक मारा और चौका एक भी नहीं मारा, तो 19 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे, 19 रन दौड़ के लेगा। जब उसने 6 1 मारा और 4 1, तो उसे 15 रन दौड़ के लेने पड़ेंगे। 1 मारा 6, 2 मारे 4, तो उसे 11 रन दौड़ने पड़ेंगे। 1 मारा 6, 3 मारे 4, तो उसे 7 रन दौड़ने पड़ेंगे। 1 मारा 6, 4 मारे 4, तो उसे 3 रन दौड़ने पड़ेंगे। उसने 1 मारा एक, तो 5 चौके नहीं मार पाएगा, वो 26 हो जाएंगे रन। तो यहां से कितने बन गए 1 2 3 4 5 केसेस। अब वो 6 मार रहा है 2, अगर 6 2 है 4 0 है, तो सिंगल उसे 13 दौड़ने पड़ेंगे। 6 उसने 2 मारे 4 1, तो 12 और 4 16, 16 और 9 25, 12 और 8 20,
20 और 5 25, 12 और 12 24 और एक सिंगल, तो टोटल बन गए 4 केसेस। अब 6 मारे 3 और ये मारा 0, चौका एक भी नहीं, तो 18 7 25, 6 मारे 3 चौका एक, 18 और 4 22 और 3 25, दो केसेस। अब 6 मारे 4, अगर 4 6 मारे उसने तो सिर्फ एक रन सिंगल ही ले पाएगा वो, 24 और एक 25, एक कैसे है। तो टोटल कितने, 7 + 5 12, 16 18 19, तो कितने तरीके से वो 25 रन बना सकता है, 19 तरीके से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल जो टाइप है ये हावी है आज के सिनेरियो के हिसाब से, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। मोस्टली क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूँ ये यूपीएससी के द्वारा पूछे गए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, सो दैट आपके जहन में ये चीज़ें रहें कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो, ना तो आप सेशन को लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, ऐसा लगता है कि मेहनत ऐसे ही हो रही है। एक लाइक और कमेंट में 10 सेकंड लगती हैं, आपको ये लगता होगा मैं क्यों करूँ, अरे भैया मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं ये सोचूं कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं कुछ भी पेल जाऊं क्लास में, ये गिव एंड टेक होता है। अगर मैं अच्छा करूंगा तो आपको भी अच्छा करना चाहिए, और ये नेगेटिविटी दिमाग में सेट कर लोगे, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट अ कैरेक्टर बिल्डिंग। समझ रहे हो ना, आपकी सोच पॉजिटिव है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, वो चेक करने के लिए ले रहा है। वहां भी ऐसी बातें बोल देना बाहर निकल जाओगे। तो लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी आत्मीयता दिखाओ और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो, अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी में दिक्कत आ रही है, तो ये एडुटैप ने आप लोगों के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एपीएफसी और ईओओ के लिए। ठीक है, इसमें पहला एक मास्टर कोर्स है, इसमें सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट, उनकी वीडियोज, टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है। दूसरा है सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, इसमें जीएस नहीं मिलेगी, जो स्पेशल वाले कंपोनेंट है बस वो है, अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, ऑडिटिंग, इसके अलावा कंप्यूटर और स्टेटिस्टिक्स, ये वाले सब्जेक्ट है इसमें। और इसमें आपको क्लास कोई नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज है सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप इन तीनों कोर्सेज में से किसी में भी इनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप जाएं और इनरोल करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। एक सिंपल सा तरीका और है, गूगल पे चले जाएं और ये टाइप कर लें edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होंगी, और वेबसाइट में यहाँ एग्जाम पे, सॉरी, कोर्सेज पे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आएगा कहीं ईपीएफओ कोर्सेज, ये रहा। ठीक है, तो ईपीएफओ कोर्सेज जाओगे और यहाँ पे आप, ये मैं लेक्चर आज पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टाइम पे देख लीजिएगा, मे भी हो सकता है कि आपको 60% का डिस्काउंट ना मिले। ठीक है, थोड़ा कम डिस्काउंट मिले, ये मत सोचना कि सर आपने तो, जब ये वीडियो में दिख रहा है गुरु 60 कोड यूज करने में 60% का डिस्काउंट, ये मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही ऑफर खत्म हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर उस वाली वीडियो है, ऐसा तो है नहीं, तो ये डिस्काउंट ऊपर नीचे आपको मिल सकता है, मे भी हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए कम भी हो, तो आप देखते रहा करो, लगातार चेक कर लो। ये कोर्सेज है, ये मास्टर कोर्स है, ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है, और ये लाइव क्रैश कोर्स है जो अभी लॉन्च किया कुछ दिन पहले। ठीक है, चलो, और इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, लगातार जुड़े रहिएगा, बहुत सारी और वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।